Assalamu alaikum students. My name is Akil Ahmad from Akil from Sir Akil एजुकेशन चैनल से। चैनल का नाम है सर अकील एजुकेशन चैनल। इस चैनल पर मैं कॉमर्स के मज़ामीन पढ़ाता हूँ। अभी मैंने ये 2 दिन पहले चैनल शुरू किया है। इसके अंदर मैंने ऑडिटिंग के भी लेक्चर डाले हैं, एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक लेक्चर्स, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का मैंने डाला है। 2021 का पेपर सॉल्व कर दिया इसके अंदर। अभी भी फिर दोबारा आज मैं एब्जॉर्प्शन का ही सवाल हल करूँगा। जो है ये है 2012 का पेपर है, प्राइवेट स्टूडेंट्स का, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से हुआ था 2012 में। इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है अकाउंटिंग फॉर कंपनी। ठीक है, एब्जॉर्प्शन, अकाउंटिंग फॉर कंपनी बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें। एब्जॉर्प्शन की भी अकाउंटिंग होती है, अमलगमेशन की होती है, कैपिटल रिडक्शन की अकाउंटिंग भी होती है, रीऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग भी होती है, जिसको हम रिकंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं, रीऑर्गेनाइजेशन को। तो हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से तो अकाउंटिंग फॉर कंपनी में ज़्यादातर एब्जॉर्प्शन का ही सवाल आ रहा है, जो कि ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं है, ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं है, आसान है। तो मैंने इससे पहले एक लेक्चर 2021 का जो पेपर था 2021 का, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची प्राइवेट और रेगुलर दोनों स्टूडेंट ने दिया था पेपर। उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो था एब्जॉर्प्शन से मुतालिक, वो मैंने सॉल्व कर दिया है और अपलोड हो चुका है वो सर अकील एजुकेशन चैनल की पर। ठीक है, तो आज मैं पहले आपको क्वेश्चन पढ़कर सुनाता हूँ। आपको नज़र आ रहा होगा क्वेश्चन। सेक्शन ए एडवांस अकाउंटिंग 60 मार्क्स का है ये पेपर। प्राइवेट में प्राइवेट का जो पेपर आ रहा है ये 2 हिस्सों में आता है। 60 नंबर का जो प्राइवेट या रेगुलर का पुराना दौर का जो अकाउंटिंग का पेपर है, पुराने जो थे, 60 नंबर का एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग है और 40 नंबर का कॉस्ट अकाउंटिंग वाला है ये। लेकिन अब बहुत सारे पेपर है 100 नंबर का। अब जो आजकल आ रहे हैं 100 नंबर की एडवांस अकाउंटिंग हो गई है, 5 सवाल करना होते हैं 20-20 नंबर के। कॉस्ट अकाउंटिंग भी 100 नंबर की होगी है, 5 सवाल करना होते हैं 20-20 नंबर के। ये चूँकि पुराने पेपर हैं, पुराने पेपर के अंदर 3 सवाल करना होते थे एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सेक्शन ए से, और सेक्शन बी से जो है हमें 2 सवाल करना होते थे, वो कॉस्ट अकाउंटिंग के होते थे। तो मैंने सिर्फ सवाल की प्रैक्टिस के लिए ही सवाल लिया है। डेटा आपके सामने नज़र आ रहा है, पढ़ देता हूँ। अकाउंटिंग फॉर कंपनी यानी एब्जॉर्प्शन, द बैलेंस शीट डेटा ऑफ मुस्तफ़ा लिमिटेड वाज एज अंडर। बैलेंस शीट का डेटा दिया है, बैलेंस शीट बना के नहीं दी है, डेटा उठाया, एक्सट्रैक्ट किया है बैलेंस शीट से। ठीक है, इसमें इस तरीके से बैलेंस शीट बना के नहीं दी कि ये इक्विटी साइड है और ये असेट साइड है, बल्कि सब मिक्स करके अकाउंट दे दिए आपको खुद अंदाज़ा होना चाहिए कि इसमें कौन से अकाउंट इक्विटी के हैं, कौन से लाइबिलिटीज़ के हैं, कौन से असेट्स के हैं, और उनका नेचर भी आपको खुद ही पता होना चाहिए कि असेट्स का नेचर होता है डेबिट होते हैं, और लाइबिलिटीज़ का नेचर होता है वो हमेशा क्रेडिट होते हैं। इक्विटी ऑनर्स इक्विटी का नेचर भी क्रेडिट होना होता है। हमेशा जो भी डेटा लेंगे वो बैलेंस शीट से करके देंगे। अगर आप उसको बैलेंस शीट में कन्वर्ट करके चेक करके दोगे डेबिट क्रेडिट में, तो वो इक्वल ही होगा। अगर डेटा इक्वल नहीं होगा तो आपका सवाल भी हल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये एक बीकॉम फाइनल के स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि जो अकाउंट इसमें दिए हैं ये इक्विटी अकाउंट है या असेट्स अकाउंट है, उसे मालूम होना चाहिए। तो मैं सवाल पढ़ रहा हूँ ये। द बैलेंस शीट डेटा ऑफ मुस्तफ़ा लिमिटेड वाज एज अंडर। सबसे पहले उन्होंने दिया अथोराइज कैपिटल 10 लाख रुपए का। इसका मतलब ये होता है कि 10 लाख रुपए के सरमाए से कंपनी रजिस्टर हुई थी। कंपनी जो कारोबार कर सकती है वो सिर्फ 10 लाख रुपए के सरमाए के अंदर ही कर सकती है, इससे आगे नहीं बढ़ सकती। हमने अथोराइज कैपिटल का कुछ करना नहीं होता, ये फिगर सिर्फ हमारी नॉलेज के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए होती है, और बैलेंस शीट में भी सिर्फ इसको लिख कर और डबल लाइन लगा देते हैं, ये किसी टोटल का हिस्सा नहीं बनती है। तो हमें पता चल गया ये जो कंपनी है जो है मुस्तफ़ा लिमिटेड, जिसका टोटल सरमाया जो रजिस्टर हुआ है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान या इनके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जिसका जिक्र है वो 10 लाख रुपए का सरमाया है। अभी 10 लाख के सरमाए को एक साथ तो ले नहीं सकती कंपनी, थोड़े थोड़े वक्त ब वक्त जो है शेयर इशू करती है, पब्लिक से पैसा वसूल करती है। देखते हैं कितना पैसा ले चुके हैं 10 लाख से पब्लिक से। इनकी मलकियत पूरी 10 लाख दे चुके हैं या अभी कम ही इशू करा हुआ है। पेड अप कैपिटल कहते हैं उसको, पेड अप कैपिटल कहते हैं 4 लाख। ठीक है ना, अगर 10 रुपये का शेयर है तो 40,000 के शेयर्स इशू करे हुए हैं। ठीक है, जब छोटा सरमाया होता है तो अंडरस्टूड है कि उनके 10 रुपये का ही शेयर्स होता है,
बड़े करोड़ों की जो जिनकी कैपिटल होते हैं उनमें 100 रुपये का शेयर होता है, लेकिन छोटे कैपिटल का जो शेयर पर शेयर की कीमत होती है वो 10 रुपये ही होती है। जिनका कम सरमाए से कंपनी रजिस्टर होती है, ये कंपनी भी कम सरमाए से रजिस्टर हुई है, टोटल 10 लाख रुपए के सरमाए से। इस वक्त इसका पेड अप कैपिटल जो है 4 लाख रुपए, ये इसकी ऑनर्स इक्विटी है। 4 लाख रुपए का सरमाया है, ऑनरों का पैसा लगा हुआ है इसमें कंपनी में 4 लाख रुपए। तो पता होना चाहिए ऑनर्स इक्विटी है, शेयर कैपिटल जिसको कहते हैं वो ये है। फिर शेयर प्रीमियम, कंपनियों ने अपने शेयर होल्डरों से 50,000 रुपये ज़्यादा लिए हैं, महंगा शेयर बेचा है। अगर शेयर 10 रुपये का तो हो सकता है 11 का बेचा हो, 12 का हो। जो इजाफी पैसे लिए हैं अलॉटमेंट शेयर से, उसको हम शेयर जो है प्रीमियम कहते हैं। प्रीमियम मुनाफा, कंपनी में शेयरों से जो मुनाफा हासिल किया जाता है उसको प्रीमियम कहलाते हैं। फिर रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग भी दिया भाई, ये भी ऑनर्स इक्विटी हिस्सा होता है। रिटेन अर्निंग वो अकाउंट होता है, इन्होंने कोई ना डेबिट लिखा ना क्रेडिट लिखा है, तो नॉर्मली ये क्रेडिट होता है। और क्रेडिट का मतलब है ये कंपनी का प्रॉफिट जो अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है शेयर होल्डरों को, वो प्रॉफिट जो शेयर होल्डर को होता है, शेयर होल्डर को नहीं बांटा, तो वो रिटेन अर्निंग के अंदर शो हो रहा होता है क्रेडिट साइड में। अगर कभी रिटेन अर्निंग माइनस में हो तो ब्रैकेट के अंदर होगा, इसका मतलब है वो लॉस है, कंपनी को इतना लॉस हो चुका है। ठीक है, तो 1 लाख रुपए का कंपनी का जो है रिटेन अर्निंग है। रिजर्व है, कंपनी ने कुछ पैसा अलग से निकाल के रिजर्व रखा है कुछ और कामों के लिए जो ज़रूरत पड़ेगी कंपनी के लिए। ये भी रिजर्व में महफूज करके रखा हुआ है जो शेयर होल्डर को नहीं जाएगा। ये कंपनी का मुख्तलिफ काम है, हो सकता है प्लान एक्सटेंशन करना हो या कुछ लाइबिलिटीज़ की पेमेंट करना हो, किसी न किसी पर्पज़ के लिए रिजर्व महफूज करके रखा है 50,000 रुपये। ये भी ऑनर्स इक्विटी का ही हिस्सा होती हैं। बॉन्ड पेबल ये है लॉन्ग टर्म, ये आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ है, जो बॉन्ड में पैसा लगा हुआ है 1 लाख रुपये। ठीक है, और बॉन्ड पेबल हो या डिबेंचर पेबल हो, ये सब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होती हैं। आगे चलते हैं, अगला बकिया हिस्सा दिखाते हैं इसका सवाल का। आगे अकाउंट्स पेबल, ये करंट लाइबिलिटीज़ है, इसका नेचर क्रेडिट होता है, 60,000 क्रेडिट है। ये गुडविल है, इसका नेचर डेबिट होता है, ये असेट्स होता है, इंटेंजिबल एसेट होता है। 1 लाख रुपये की गुडविल है, अकाउंट पेबल 60,000 रुपये का है। ठीक है, ये अकाउंट्स इन्होंने दिए थे, अगर इनको हम बाकायदा तरीके से डेबिट और क्रेडिट शक्ल में रखें तो इनके बैलेंस शीट टैली हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद इन्होंने आगे नीचे दिया है कि बता रहे हैं कि मुस्तफ़ा लिमिटेड वाज एब्जॉर्ब बाय रज़ा लिमिटेड। रज़ा लिमिटेड जो है बायर है, ख़रीदने वाला है। किसको ख़रीद रहा है? मुस्तफ़ा लिमिटेड कंपनी को ख़रीद रहा है, और ख़रीदने वाला ये है, इसने ख़रीदी है भाई। ठीक है, इसने इस कंपनी को ख़रीद के अपनी कंपनी का साइज़ बड़ा करने के उस कंपनी को अपनी कंपनी जम कर लिया है। एब्जॉर्ब माने जम हो जाना, जम हो गई इसकी कंपनी, यानी इसकी कंपनी का साइज़ बड़ा हो गया, असेट ज़्यादा बढ़ गए, लायबिलिटी ज़्यादा हो गई इसकी कंपनी की। और जब किसी कंपनी को ख़रीदा जाता है तो लाजमी ख़रीदने के बाद उसके पेमेंट भी अदा की जाती है, और जो पेमेंट अदा की जाती है उसको हम बोलते हैं यहाँ अकाउंटिंग में परचेज कंसिडरेशन। यानी ये जो कंपनी मुस्तफ़ा कंपनी बिकी है, मुस्तफ़ा लिमिटेड कितने पैसों में बिकी है, या रज़ा लिमिटेड ने जो ख़रीदी है मुस्तफ़ा लिमिटेड को कितने पैसों में ख़रीदी है, रज़ा लिमिटेड मुस्तफ़ा लिमिटेड को कितने पैसे अदा करेगा, वो जो पैसे अदा करेगा ये अदा करेगा और ये वसूल करेगा, तो इस अमाउंट को हम परचेज कंसिडरेशन कहते हैं। और एब्जॉर्प्शन अकाउंटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट ही परचेज कंसिडरेशन होता है। अगर आपने सही तरीके से अमाउंट परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट कर लिया तो समझ लें आपका आधा सवाल हल हो गया है। बाकी आपकी एंट्रीज होती हैं, इसके बाद ये मांगा जाता है कि मुस्तफ़ा लिमिटेड कंपनी की जनरल एंट्री पास करें। तमाम मुस्तफ़ा लिमिटेड के जितने भी अकाउंट्स हैं, चूँकि अभी इसका वजूद ख़त्म हो गया, बिक गई, इन सबको क्लोज़ करना पड़ता है। अगर कोई अकाउंट डेबिट के हैं तो क्रेडिट करके क्लोज़ कर देते हैं, और अगर जो क्रेडिट के अकाउंट हैं उनको डेबिट करके क्लोज़ कर देते हैं। जो डिफरेंस होता है अमाउंट का जो है वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते चले जाते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट का आखिर में तो प्रॉफिट या लॉस की शक्ल में जो होता है वो शेयर होल्डर के पास चला जाता है। ठीक है, तो ये मुस्तफ़ा लिमिटेड वाज एब्जॉर्ब बाय रज़ा लिमिटेड। एब्जॉर्ब कंपनी कौन सी है? मुस्तफ़ा लिमिटेड। और एब्जॉर्बिंग कंपनी रज़ा लिमिटेड, ये लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, या इसको परचेजिंग कंपनी बोलेंगे, ये सेलिंग कंपनी है, ये बिकने वाली कंपनी है और ये ख़रीदने वाली कंपनी है। इसका वजूद ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल इसकी कोई मौजूदगी नहीं होगी बिकने के बाद। इसकी मौजूदगी रहेगी, एग्जिस्ट करेगी, लेकिन साइज़ का और बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसके असेट्स भी इसके पास आ जाएंगे, इसके शेयर्स भी इसके पास आ जाएंगे, इसकी लायबिलिटीज आ जाएगी, साइज़ और बड़ा हो जाएगा ये। ठीक है, ऑन द फॉलोइंग टर्म, टर्म माने मुआहिदा, टर्म एंड कंडीशन होती है, जो मुआहिदा हुआ है वो नीचे दिया रहा है A, B, C, D, इन 4 क्लॉजेज दिए मुआहिदे की, टर्म की।
इन मुआहिदों के तहत हमने परचेज कंसिडरेशन भी इन्हीं के तहत हम मालूम करेंगे, जो लिखी गई हमारे टर्म में एग्रीमेंट में जो बातें आई हैं, ये हमारा परचेज कंसिडरेशन बताएंगे कि ये परचेज कंपनी की परचेज प्राइस कितनी तय हुई है। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सवाल में रिक्वायर्ड भी परचेज कंसिडरेशन की होती है सबसे पहले, नहीं भी हो तो फिर भी आपको मालूम करना पड़ेगा। अगर अमाउंट मालूम नहीं बताया गया परचेज कंसिडरेशन तो मालूम किया जाता है फिर। तो चलते हैं पहला नंबर ए पे कहते हैं ऑल द असेट्स एंड अकाउंट्स पेबल, तमाम असेट्स और उसके अकाउंट्स पेबल यानी करंट लायबिलिटीज वर टेकन लिए गए हैं, टेकन ओवर लिए गए हैं बाय द एब्जॉर्बिंग कंपनी ने परचेजिंग कंपनी ने ले लिए हैं, जिसको बोलते हैं हम रजा लिमिटेड। रजा लिमिटेड ने ख़रीद लिए हैं। एट बुक वैल्यू से मुराद है जो बैलेंस शीट यहाँ अभी आपको मैंने पढ़े हैं सवाल के अंदर, वो बुक वैल्यू थी सारी। उन्हीं बुक वैल्यू को अपने पास से कोई वैल्यू नहीं लगाई, जो वैल्यू उनकी बैलेंस शीट पे मुस्तफा लिमिटेड की बैलेंस शीट में शो कर रही है, असेट्स की जो शो कर रही है, लाइबिलिटीज़ की, इक्विटीज़ की, उन्हीं को ही ले लिया, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करी उसने, उसको बोलते हैं बुक वैल्यूज़। एक बात बदल गई कि रजा लिमिटेड ने मुस्तफा लिमिटेड के असेट्स एंड अकाउंट्स को बुक वैल्यू पर ले लिया है। दूसरी बात, मुस्तफा लिमिटेड यानी जो कंपनी सेलिंग कंपनी है जो बिक रही है, मुस्तफा लिमिटेड रिसीव 50,000 शेयर्स मुस्तफा कंपनी को मिलेंगे। इसको बिकने के चक्कर में जो मिलेंगे, बदल में क्या मिलेंगे, 50,000 शेयर्स मिलेंगे 10 रुपये वाले, ठीक है। यानी रजा लिमिटेड कंपनी के अंदर जो शेयर्स हैं वो शेयर्स 50,000 मुस्तफा लिमिटेड को देगा। फी शेयर की कीमत 10 रुपये है ईच की, ठीक है। 10 रुपये के हिसाब से मालिक बना देंगे। तो 10 को अगर 50,000 तो 5 लाख रुपए के ये लोग मालिक बन जाएंगे रजा लिमिटेड के अंदर, इनके शेयर होल्डर जो मुस्तफा लिमिटेड के शेयर होल्डर हैं। इतना पैसे मिल गए, लेकिन ये बेचेगा कितना, ईच एट द रेट ऑफ 12 पर शेयर, लेकिन वो देगा 12 शेयर के हिसाब 12 रुपये के हिसाब से इनको ये शेयर देगा जो कंपनी परचेज करी है। उसके बदल में मालिक बनाएगा 10 रुपये के हिसाब से। पार वैल्यू शेयर की है कितनी, 10 रुपये की है, लेकिन मार्केट के अंदर 2 रुपये प्रॉफिट रखना है, जिसको प्रीमियम कहती हैं। रजा लिमिटेड 2 रुपये प्रॉफिट भी ले रहा है इनसे, यानी शेयर्स के ऊपर प्रीमियम ले रहा है। प्रीमियम प्रॉफिट का होता है 2 रुपये। इनको मालिक ऑनरशिप देगा 10 रुपये के हिसाब से, लेकिन वसूल कर रहा है 12 रुपये के हिसाब से, ठीक है। अब 12 से इसको ज़रब देंगे और अच्छा 6 लाख रुपये बनते हैं। 6 लाख रुपये की सेटलमेंट हो गई कि 6 लाख रुपये करेंगे, लेकिन असली तो मालिक बनेंगे 5 लाख से, लेकिन इनका जो परचेज कंसिडरेशन है उनको दिए जा रहे हैं कितने, 6 लाख रुपये। 12 पंचे 60, 12 से ज़रूर देंगे इसको। शेयर्स के पैसे जो हैं, कितने शेयर्स मिल रहे हैं, 6 लाख रुपये के शेयर मिल रहे हैं। अच्छा, एंड कैश पेमेंट, और कैश पेमेंट दे रही है रजा लिमिटेड 60,000 रुपये की कैश पेमेंट दे रही है फ्रॉम दी एब्जॉर्बिंग कंपनी, यानी परचेजिंग कंपनी है। रजा लिमिटेड की तरफ से 60,000 रुपये मुस्तफा कंपनी को मिलना है। 2 चीज़ें मिल गई, पता चला अभी तक। शेयर मिल गया 6 लाख रुपये के, 12 पंजे 60, 60 माने 6 लाख रुपये हो गए, और कैश की शक्ल में 60,000 हो गया। 6 लाख 60,000 की तो अभी तक पेमेंट का हमें पता चल गया परचेज कंसिडरेशन का सवाल से। फिर सी में देखते हैं, बॉन्ड होल्डर्स भी जो मुस्तफा लिमिटेड के जो बॉन्ड होल्डर हैं, चूँकि कंपनी ख़त्म हो रही है, अब इनकी भी सेटलमेंट करनी है। द बॉन्ड होल्डर ने रिसीव किया है 11,000 शेयर्स और ₹10 के हिसाब से। अगर 10 से ज़रब दे दो तो उन्होंने इनको बॉन्ड होल्डर को कहा है कि रजा लिमिटेड ने, आप हमारी कंपनी की, हम आपको 11,000 शेयर दे रहे हैं 10 रुपये के हिसाब से, 10 रुपये के हिसाब से, यानी आप 1,10,000 रुपये के मालिक बन जाओगे हमारी कंपनी में, ठीक है। चूँकि हमारी कंपनी शेयर्स मार्केट में बहुत अच्छे हैं, इसलिए हम आपसे 10 रुपये वाला शेयर 2 रुपये ज़्यादा के ऊपर हम 2 रुपये आपसे प्रॉफिट भी कमाएंगे 12 रुपये के हिसाब से। तो 12 के हिसाब से इनको देंगे ये ईच फ्रॉम दी एब्जॉर्बिंग कंपनी। तो 12 के हिसाब से 11,000 के बन जाएंगे 1,32,000। जब 12 को हम ज़रब देंगे 11,000 शेयर से तो कितने पैसे हो गए, 1,32,000। जबकि मालिक कितने के बनेंगे, ये 1,10,000 के, 1,10,000 के मालिक बनेंगे। शेयर प्रीमियम कितना हो जाएगा, 32,000, ठीक है। फ्रॉम दी एब्जॉर्बिंग, ये भी पता चल गया। 3 लोगों को 3 चीज़ें मिल गई हैं। एक तो मिल गई 6 लाख रुपए शेयर्स के मिल गए, दूसरा 60,000 कैश के मिल गए हमें परचेज करने में, और 1,32,000, 12 से 11,000 शेयर को तरफ दिया, 1,32,000 हमें मिल गए किसके, बॉन्ड होल्डर के। तो हमारा ये परचेज कंसिडरेशन खुद ब खुद आ गया है। तीनों चीज़ों को जमा कर लो, परचेज कंसिडरेशन आपका आ जाएगा, यानी 6 लाख रुपये, 60,000 रुपये और
1,32,000, 12/11 को जो है दर देंगे 132, यानी 1,32,000 रुपये हो जाएंगे। इन सबको जमा कर लो तो ये आपके पास टोटल बन जाता है, जो भी आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, टोटल तकरीबन 7 लाख से अबव जा रहा है टोटल जो भी आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपकी परचेज कंसिडरेशन यहाँ तक आएगा। आप देखते हैं कुछ और भी है। रजा लिमिटेड पेड द लिक्विडेशन एक्सपेंसेस ऑफ 10,000। अब रजा लिमिटेड ने लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पे करेंगे 60,000 रुपये के, तो मुस्तफा लिमिटेड को दिया है कि आप ये जो हम आपसे ख़रीद रहे हैं, ख़रीदों में जो जितने भी डॉक्यूमेंटेशन बन रहे हैं उसके 10,000 रुपये दे रहे हैं, आप ये खर्चे पे करें। अब ये खर्चे रिकॉर्ड करेगा मुस्तफा लिमिटेड अपने पास और क्लोज भी करेगा। ठीक है, लेकिन रजा लिमिटेड के लिए तो ये कौन से हो जाएंगे, फिक्टिशियस एसेट हो जाएंगे। वो वहाँ पे फिक्टिशियस बतौर एसेट रिकॉर्ड करेगा, फिक्टिशियस एसेट्स। यहाँ तक मैंने पढ़ दिया, सवाल आपको समझ में आया स्टूडेंट्स? फिक्टिशियस एसेट क्या होता है? रजा लिमिटेड को क्या लगेगा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, यानी कंपनी को जब हमने परचेज करा उस कंपनी प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कहलाएंगे रजा लिमिटेड के अंदर। जो फिक्टिशियस एसेट होते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस वो होते हैं जो मसनूई एक्सपेंसेस होते हैं लेकिन एक्चुअल में नहीं होते, लेकिन उनको असेट साइड पे बैलेंस शीट की शो किया जाता है और आहिस्ता आहिस्ता प्रॉफिट में से 4-5 सालों में उसको जीरो बैलेंस पे लाया जाता है। थोड़ा थोड़ा उसको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का हिस्सा बना के माइनस किया जाता है और 4-5 साल की पॉलिसी के अंदर ख़त्म हो जाते हैं वो, उसको वैसे बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। ठीक है, अब रिक्वायर्ड में कहा गया है कंप्यूट दी परचेज कंसिडरेशन, मालूम करें परचेज कंसिडरेशन, यानी खरीदो कितने की कंपनी बिकी है या कितने पैसे दिए जा रहे हैं रजा लिमिटेड की तरफ से मुस्तफा लिमिटेड को कंपनी के बदल में। ये मालूम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये मालूम करना आ गया, समझ लें आपको एब्जॉर्प्शन आ गई है। इसके बाद आपसे एंट्री के लिए कह रहा है गिव नेसेसरी जनरल एंट्रीज ऑन द फॉलोइंग ऑफ मुस्तफा लिमिटेड की भी, यानी जो कंपनी बिक गई है अब जिसका वजूद ही ख़त्म हो गया उसकी तमाम क्लोजिंग एंट्री पास करेंगे और उसके जो असेट खरीद लिए हैं रजा लिमिटेड ने, रजा लिमिटेड की बुक में 3 एंट्रियाँ पास करेंगी। पहले एसेट्स आएगा, दूसरे में लाइबिलिटीज एंड पेमेंट शो की जाएगी, थर्ड में ये जो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस है उनकी पेमेंट के साथ साथ वो दिखाए जाएंगे। बस 2 एंट्रियाँ बनती हैं ख़रीदार की बुक में या 3 हो सकती हैं, बस ज़्यादा नहीं बनती, लेकिन इसकी तमाम जितने भी एसेट्स अकाउंट है वो सबको क्लोज किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स असल चीज़ सवाल को पढ़कर समझना होता है और मैंने बहुत अच्छी तरीके से इस सवाल की जो है आपके सामने तशरीह कर दी है। अब मैं इसका सॉल्यूशन करूँगा। अगर आप मेरे सवाल समझ गए तो समझिए आपने, अगर जो मेरी तशरीह मैंने करी है सवाल को पढ़ के तो आधे ज़्यादा सवाल आप समझ चुके हैं और इसको हल करना कुछ मुश्किल नहीं रहा। तो चलते हैं इसको सॉल्यूशन की तरफ। स्टूडेंट्स अब हम सॉल्यूशन करते हैं। जो अभी हमने सवाल पढ़ा है ये हमने लिख दिया ऊपर, एडवांस अकाउंटिंग का पेपर, बीकॉम पार्ट 2 एडवांस अकाउंटिंग का पेपर, एग्ज़ाम पेपर 2012 प्राइवेट स्टूडेंट का, पी लिख दिया ना प्राइवेट के लिए। कहाँ से पेपर ये जारी हुआ था? यूनिवर्सिटी ऑफ कराची ने लिया था ये पेपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 था इसका, उसकी हेडिंग ये थी अकाउंटिंग फॉर कंपनी, यानी एब्जॉर्प्शन। कंपनी की अकाउंटिंग का जो शोबा है वो एब्जॉर्प्शन का पार्ट है। ये मैंने बताया था अपने अभी लेक्चर में कि कंपनी अकाउंटिंग फॉर कंपनी में बहुत सारे टॉपिक होते हैं, उसका एक टॉपिक एब्जॉर्प्शन है। ये मैंने यहाँ रेड से भी लिख दिया, एब्जॉर्प्शन का अकाउंटिंग हम कर रहे हैं। फिर मैंने सबसे पहले सॉल्यूशन लिखा, क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ के सुना चुका हूँ। आंसर सवाल की रिक्वायरमेंट का आंसर नंबर 1 दे रहा हूँ, उसकी मैंने हेडिंग लाई है कंपटीशन फॉर परचेज कंसिडरेशन। बिल्कुल आप भी इम्तान में इसी तरह लिखिएगा। आप कंपटीशन माने कैलकुलेशन, मालूम करना है, फाइंड आउट करना है क्या है, परचेज कंसिडरेशन, जितने पैसों की कंपनी बिकी है उसका क्या अमाउंट है वो मालूम करना है हमने। अभी हमने जब सवाल के अंदर टर्म पढ़ रहे थे, कंडीशन हमने वहीं देख लिया था कि कितने की बिकी है मशीन। हमको पता गया था कि जो है सवाल के मुताबिक जो है 50,000 शेयर दे रही है कंपनी ख़रीदने के बाद रजा लिमिटेड कंपनी जो है 50,000 शेयर दे रही थी। 10 रुपये वाला शेयर 12 रुपये के हिसाब से, तो हमें पता चल गया 6 लाख रुपये तो ये शेयर के मिल रहे हैं। फिर हमें पता लगा 60,000 का कैश दे रहे थे तो 6,60,000 हो गए। फिर हमारे बॉन्ड होल्डरों को उन्होंने 11,000 रुपये दिए हैं, 10 रुपये 11,000 के शेयर दिए हैं 10 रुपये वाले, लेकिन दिए कितने के 12 के हिसाब से। हमने 12 से 11,000 को ज़रब दिया तो हमारे पास आ गया 1,32,000। इस तरह हमें पता चल गया 6,60,000 और 1,32,000 ये हमारा परचेज कंसिडरेशन है। ठीक है,
सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे ये जो कंपनी खरीदी गई है दो तरीके से होती है खरीदारी होती है। एक तो ये है कि बुक वैल्यू पे खरीदी जाती है, यानी कंपनी की जो बैलेंस शीट पे जितने भी अमाउंट लिखे होते हैं वो सब बुक वैल्यू कहला रहे होते हैं। वो जो भी असेट्स के हों, लाइबिलिटीज़ के हों, इक्विटीज़ के हों, सब बुक वैल्यू कहलाते हैं। एक तो उस पर खरीदी जाती है, या दूसरी सूरत ये होती है कि परचेजिंग कंपनी जो असेट्स कंपनी के पास होते हैं उसकी वैल्यू खुद लगाती है। वो कहती है कि आपके पास जो है अकाउंट सिविल अगर आपके पास 60,000 का है तो अपनी मर्जी से ज़रूर थोड़ी वो 60,000 का ही लगाएगी वैल्यू, वो 70 भी लगा सकती है उसकी और 50,000 भी लगा सकती है। तो कंपनी उसकी वैल्यू, अगर आपके पास मर्चेंडाइज यानी सामान पड़ा हुआ है, बैलेंस शीट बता रही है बुक वैल्यू कि 40,000 का है, तो परचेजिंग कंपनी जो है वो ज़रूर थोड़ी 40,000 का ही लेगी। मकान हो सकता है उसकी मार्केट वैल्यू में ज़्यादा की हो, कीमतें आजकल बढ़ गई हों, तो वो उसको 60,000 का भी ले सकती है और उसको 20,000 का भी ले सकती है। अब जो परचेजिंग कंपनी अपनी वैल्यू देगी इसको कि इस वक्त सामान की कीमत जो तुम्हारे असेट्स हैं उनकी रियल वैल्यू इस वक्त मार्केट में ये है, तो वो नेट असेट्स मेथड होता है, उसके ऊपर हम परचेज कंसिडरेशन भी मालूम कर लेते हैं। और जितनी कंपनी की लाइबिलिटीज़ होती है करंट कंपनी उसको एज्यूम करती है, तो इसका मतलब है उस कंपनी की लाइबिलिटीज़ भी और असेट्स के साथ वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी परचेजिंग कंपनी के अंदर। बाकी जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होती है उसको सेटल कर देती है और परचेजिंग कंपनी, या तो उसको शेयर दे देगी या उसको पैसे दे के फारिग कर देगी, या उसको डिबेंचर होंगे या बॉन्ड होल्डर होंगे अपनी कंपनी के बॉन्ड होल्डर दे देगी, या कुछ थोड़ी बहुत लालच देगी ज़्यादा की। ठीक है, तो ये कंपनी सवाल के टर्म ए के अंदर बताया गया है कि ये कंपनी बुक वैल्यू पर खरीदी गई है। पढ़ दें दोबारा से, भूल गए होगे। ऑल दी टर्म ए में लिखा हुआ है ऑल दी असेट्स एंड अकाउंट्स पेबल, ऑल द असेट्स एंड अकाउंट्स पेबल वर टेकन ओवर, लिए गए हैं बाय दी एब्जॉर्बिंग माने परचेजिंग कंपनी ने एट बुक वैल्यू पे। ये हम यहाँ शो कर देंगे, हमें शो करना ज़रूरी है इसको। ऑल दी assets and accounts यानी लाइबिलिटीज है ये, अकाउंट्स पेबल वर टेकन ओवर बाय परचेजिंग कंपनी एट बुक वैल्यू, कोई चेंज नहीं हुई वैल्यू, जैसे बैलेंस शीट पे लिखी है वही वैल्यू ले ली जाएगी। ठीक है, ये मैंने शो कर दिया पॉइंट का। अब मैं फिगर कैलकुलेट करूंगा, अमाउंट मालूम करूंगा। तीन फिगर मेरे पास हैं। एक तो मुझे पता है शेयर्स मिलेंगे इस कंपनी को, मुस्तफा लिमिटेड शेयर्स रिसीव करेगा, शेयर्स कितने हज़ार के शेयर्स हैं, 50,000 शेयर दिए जा रहे हैं। रज़ा लिमिटेड के 50,000 शेयर मुस्तफा लिमिटेड को दिए जा रहे हैं। किस रेट, 10 रुपये वाले शेयर्स हैं। किस रेट से इसको दिया जा रहा है, 12 रुपये के हिसाब से, 2 रुपये प्रीमियम भी है इसके अंदर। ठीक है, 12 पंजे 60, 6 लाख रुपए, तो ये हो गए शेयर्स के 6 लाख रुपये से मिल गया। फिर कहा जा रहा है कैश भी दिया जा रहा है, और कैश दिया जा रहा है, रज़ा लिमिटेड कैश दे रही है। सवाल में कहा है कैश पेमेंट ऑफ 60,000 फ्रॉम द एब्जॉर्बिंग कंपनी, यानी रज़ा कंपनी परचेजिंग कंपनी 60,000 कैश भी दिया जा रहा है। कैश दिया जा रहा है कितने का, 60,000 रुपये का। ₹60,000 का कैश दिया जा रहा है। दो चीज़ें मिल गई हैं, परचेज कंसिडरेशन आ रहे हैं, कितने की प्राइस है। अब तीसरी जो है आपकी दिए जा रहे हैं, ये हमारा बी पोर्शन के अंदर हो रही बात, बी टर्म्स के अंदर बात हुई है। सी टर्म्स में कहते हैं, ये सी में कह रहे हैं कि 11,000 बॉन्ड होल्डर को, दी बॉन्ड होल्डर्स रिसीव 11,000 शेयर्स और ₹10 वाले, लेकिन ₹8 12 रुपये ईच।
तो जो इस कंपनी के यानी म्युनिसिपल लिमिटेड के बॉन्ड होल्डर से उनको जो है 11,000 शेयर्स दे रही है रजा लिमिटेड अपनी कंपनी में 12 रुपये के हिसाब से। तो हम लिखेंगे बॉन्ड होल्डर्स कितने शेयर इसको रिसीव हो रहे हैं? 11,000 शेयर मिल रहे हैं रजा लिमिटेड से। किस रेट से? 12 रुपये के हिसाब से। तो कितने हो जाएंगे? 12 के साथ 12 को 11 से रख दो, कितना बनता है? 1,32,000। मैं आपको कैलकुलेटर से करके दिखाता हूँ। ये नजर आ रहा है? 11,000 शेयर्स मिल रहे हैं बोर्ड होल्डर को रजा लिमिटेड के। ज़्यादा लिख दिया मैंने, कम करूँ? 11,000 शेयर मिल रहा है रजा लिमिटेड के बॉन्ड होल्डर को मुस्तफ़ा कंपनी के, और 10 रुपये का एक शेयर से, लेकिन दे कितने के रही है? 12 रुपये थे। हम 12 से दे देंगे 12 रुपये से। तो अमाउंट कितना आ गया? 1,32,000 रुपये ये भी मिल रहा है इनको। 1,32,000। देखें स्टूडेंट्स, ये अमाउंट मिल रहा है मुस्तफ़ा लिमिटेड कंपनी को बिकने पर इतने अमाउंट पे हुई है। अब इसको हम जमा कर लेते हैं, कितना बनता है ये? 6 लाख तो शेयर्स मिले हैं शेयर होल्डरों को मुस्तफ़ा लिमिटेड के, रजा लिमिटेड दिए हैं। फिर प्लस किया हमने 60,000 रुपये मुस्तफ़ा लिमिटेड को कैश मिला रजा लिमिटेड की तरफ से, 60,000 कैश मिला। फिर प्लस बॉन्ड होल्डर मुस्तफ़ा लिमिटेड के बॉन्ड होल्डर को दिया रजा लिमिटेड ने कितने? 1,32,000 रुपये। इस तरह ये कंपनी का परचेज कंसीडर परचेज प्राइस आ गई, कितनी आई? 7,92,000। 7,92,000 में कंपनी बिकी है मुस्तफ़ा लिमिटेड, और पेमेंट करेगा कौन? रजा लिमिटेड, 7,92,000 रुपये की। ये सवाल की पहली रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। परचेज कंसिडरेशन आपको पता चल गया कि कंपनी कितने की बिकी है। देखिए मैंने कितना आराम से एक एक चीज़ बताई है आपको। परचेज कंसिडरेशन बिल्कुल आप इसी तरीके करें, पूरे नंबर मिलेंगे आपको इंशाल्लाह एग्ज़ाम के अंदर। यही तरीका रखिए जो मैंने रखा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं इसकी भी एंट्रियाँ करूँगा तो वो भी आपको आसान लगेंगी। जब परचेज कंसिडरेशन आपने निकाल लिया तो फिर सवाल में आपसे कहा गया है, रिक्वायरमेंट दोबारा आपके सामने रख देता हूँ सवाल की। रिक्वायरमेंट नंबर 1 हमने हल कर दी है। कंप्यूट द परचेज कंसिडरेशन। यही रिक्वायरमेंट नंबर 1, कंप्यूट द परचेज कंसिडरेशन। ठीक है। अब दूसरी रिक्वायरमेंट हमको पूरी करनी है। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, ज़रूरी जर्नल एंट्रीज बनानी है। द बुक्स ऑफ, कौन सी बुक की? नंबर 1 मुस्तफ़ा लिमिटेड की, यानी जिसको बेचा गया है। एक इसकी बुक के अंदर जो इसमें तमाम एंट्रियाँ क्लोजिंग होंगी, सारी एंट्रियाँ। इस कंपनी को बंद किया जाएगा मुकम्मल, क्योंकि अब इसका खात्मा हो चुका है, वजूद नहीं है। तो इसके तमाम अकाउंट को ज़ीरो बैलेंस किया जाएगा, यहाँ पे क्लोज करके वो एंट्रियाँ पास करेंगे। फिर दूसरी रजा लिमिटेड, ये तो मौजूद है, इसने ख़रीद लिया है, तो रजा लिमिटेड के बाद 2 या 3 एंट्रियाँ बनेंगी, सिर्फ वो रिकॉर्ड करेंगे। ये हमारा जो है मुकम्मल पेपर, ये सवाल हल हो जाएगा। चलें मैं सॉल्यूशन करता हूँ एंट्रीज की तरफ। रिक्वायरमेंट नंबर 2, अब हम लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन कौन सी है? रिक्वायरमेंट नंबर 2, ये सॉल्यूशन करेंगे। इसमें जर्नल एंट्री मांगी है, तो लिहाजा आपको जर्नल बनाना पड़ेगा एक। चलें हम जर्नल बनाते हैं यहाँ नीचे। चलें जी स्टूडेंट, अब हम चलते हैं रिक्वायरमेंट नंबर 2 की तरफ। परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट हमारा मालूम हो चुका है। अब रिक्वायरमेंट नंबर सॉल्यूशन कर रहे हैं रिक्वायरमेंट नंबर 2 का।
इसमें कहा गया है जर्नल एंट्री पास करें। सबसे पहले हम जर्नल एंट्री पास करेंगे हमारे में मुस्तफ़ा लिमिटेड की सारी कंपनियों को क्लोज करेंगे। इसके बाद रज़ा लिमिटेड की कंपनी में 3 एंट्रियाँ पास करेंगे। 2 एंट्रियाँ तो एक असेट्स की होगी, दूसरी लाइबिलिटीज और पेमेंट की होगी, तीसरी लिक्विडेशन एक्सपेंसेस की होगी। ठीक है, अब हम इसकी एंट्री पास करते हैं। हमने इससे पहले जो आपका 2021 का सवाल किया उसमें बिल्कुल एंट्री पास करने का पूरा तरीके से बताया फॉर्मेट कि आप इस तरीके से पहले करिए, उसी तरीके से हम यहाँ फिर चलते हैं। वहाँ हमने बहुत तरीके से जल्दी आराम से बताया है। तो ये पहले सबसे पहले आप एक जर्नल बना लिएगा, ड्रॉ कर लिएगा जर्नल। जब भी आपसे जर्नल एंट्री पास करने का है तो आप प्रॉपर जर्नल की जो प्रॉपर फॉर्म होती है उसके अंदर बनाइएगा। ऐसे ही जो है स्केलेटन फॉर्म में एंट्रियाँ लिखिएगा नहीं। जब तक स्केलेटन फॉर्म आपको ना कहा जाए आप नहीं करिएगा, आप प्रॉपर बुक को इस्तेमाल कीजिएगा। प्रॉपर फॉर्म ये है जर्नल जिसका डेट कॉलम होता है, पर्टिकुलर यानी तारीख का कॉलम होता है, फिर पर्टिकुलर तफसीलात का कॉलम होता है, पोस्ट रेफरेंस हवालों का कॉलम होता है। हम थियोरेटिकल अकाउंटिंग में इसमें कुछ भी लिखते हैं, खाली रहता है कॉलम, लेकिन प्रैक्टिकल अकाउंटिंग में इसके अंदर नंबर होते हैं हर अकाउंट के, वो लिखे जाते हैं। फिर ये यहाँ पे जो है या पेज नंबर लिखे जाते हैं लेजर के कॉन्सेप्ट पे। फिर ये डेबिट का कॉलम होता है और ये क्रेडिट का कॉलम होता है। ठीक है, ये इसका प्रॉपर फॉर्म है जर्नल की। अब जब भी हम जर्नल बनाने जाएंगे या अकाउंट्स की कोई भी बुक बनाएंगे, सबसे पहले हम किस कंपनी का बना रहे हैं वो लिखना पड़ेगा। इस वक्त हम बना रहे हैं मुस्तफ़ा लिमिटेड का, तो हम यहाँ लिखेंगे मुस्तफ़ा मैसर्स। कंपनी के नाम के साथ हमेशा मैसर लिखा था, मुस्तफ़ा। बिल्कुल जैसे मैं बना रहा हूँ आप इसी तरह करिएगा, इम्तिहान में नंबर आपको मिलेंगे। मुस्तफ़ा लिमिटेड, बिल्कुल जितना साफ काम करेंगे, एक चीज़ बता के काम करेंगे, उतने ही अच्छे नंबर मिलेंगे। किस कंपनी के लिए हम ये बनाने जा रहे हैं, काम कर रहे हैं जर्नल मुस्तफ़ा लिमिटेड के लिए, यानी इंग्लिश में सवाल इसके लिए होता है फॉर होम, किसके लिए आप ये काम कर रहे हो। मैं काम कर रहा हूँ मुस्तफ़ा लिमिटेड के लिए। दूसरा क्वेश्चन मेरा होता है व्हाट इज़ प्रिपेयर्ड, क्या तैयार किया जा रहा है, क्या बनाया जा रहा है। तो मैं बना रहा हूँ जर्नल एंट्रीज। क्वेश्चन अकाउंटिंग का जब भी सवाल करते हैं क्वेश्चन किए जाते हैं जर्नल एंट्रीज। 2 सवाल हो गए, फॉर होम और व्हाट। तीसरा व्हेन, यानी किस पीरियड का बना रहे हैं, कब बना रहे हैं, कब का बना रहे हैं। तारीख देखते हैं सवाल में दी है, कोई तारीख नहीं दी गई, कुछ भी नहीं दिया गया, कोई तारीख की डेट वेट कुछ नहीं। अगर होती तो हम वो लिख देते हैं किस तारीख को ये बना रहा है, एज ऑन। नहीं है तो ये करके हम छोड़ देते हैं लाइन मार के। किस तारीख पे ये एब्जॉर्प्शन हुई है, खरीदो फरोख्त कंपनी की किस तारीख को हुई हो वो यहाँ लिखी जाती। ठीक है, ये वैन क्वेश्चन होते हैं हमारे, ये याद कर लें, हमेशा याद है। या इस फॉर होम किसके लिए बनाया जा रहा है, किस के लिए कर रहे हैं। व्हाट क्या बना रहे हैं, व्हाट क्या तैयार कर रहे हैं। वैन कब बना रहे हैं। ये 3 सवाल अकाउंटिंग की जब भी कोई बुक बनाने जाएंगे, आप कोई भी सवाल सॉल्व कर जाएंगे, 3 सवाल का सॉल्यूशन ऊपर लिखना है, याद रख लें। ये मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो ये नंबर कट जाते हैं आपके, 1 नंबर 1.5 नंबर इस पूरी ऊपर का टॉप का। जब आपने सारी अकाउंटिंग कर ली, ये नहीं पता किस कंपनी की मैंने अकाउंटिंग करी है और क्या बनाया है, कुछ नहीं पता कब पीरियड का बनाया है, तो वो उसके नंबर कट जाते हैं इम्तिहान के अंदर। अक्सर स्टूडेंट यही करते हैं, ये सब चीज़ें छोड़ देते हैं, नंबर कम आ जाते हैं। तो इनका ख्याल रखिएगा इम्तिहान के अंदर। ये 3 सवाल हैं, फॉर होम, व्हाट, व्हेन। कब का बना रहे हैं। ठीक है, ये मैंने उर्दू में भी लिख दिया आपको। ये 3 सवाल हमेशा बार बार नहीं लिखूंगा, आपको एक बार बता दिया है। ये आपको फर्स्ट ईयर पे पढ़ाते वक्त टीचर ने बताए होंगे सारी चीज़ें। और ये जो पीरियड डेट का होता है, डेट को 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है। एक पीरियड के अंदर हम उसका ईयर लिख देते हैं और मंथ लिख देते हैं। अभी इसमें कोई ईयर नहीं, यहाँ पे ईयर आया था कोई 1980, 2012, 2013 कोई आया था। जो कोई अगर खरीदो फरोख्त का कोई महीना होता तो मंथ इधर आया था, इधर मंथ आया था। और यहाँ तारीखें चलती रहती, या नंबरिंग करते जाएं तारीखें, नहीं तो। ये स्टूडेंट्स, अब पहली एंट्री, फर्स्ट एंट्री, पहला नंबर डाल लो। एंट्री तारीख नहीं है, नंबर है। पहली एंट्री बना रहे हैं,
पहली एंट्री जब भी बनाएंगे आप जो है उनकी बनाएंगे जितने भी कंपनी के असेट्स हैं, असेट्स की डिटेल सवाल के अंदर मौजूद नहीं है। देखते हैं सवाल में हमने जो पढ़ा था उसमें असेट की डिटेल मौजूद नहीं थी। देखिए स्टूडेंट्स, पहली एंट्री हमेशा याद रख लें जब भी बनाने जाएंगे, जब उस जिस कंपनी को क्लोज कर रहे हैं, जो बिक चुकी कंपनी है उसकी क्लोज करेंगे तो हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन के अकाउंट को डेबिट करेंगे। किसको डेबिट करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। अगर असेट्स की डिटेल दी है, बैलेंस शीट होती है हमारे पास बनी हुई, बैलेंस शीट में हर असेट्स का कैश है, अकाउंट पेबिल है, गुडविल है, जो है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है, बिल्डिंग है, प्लान असेट्स है, लैंड है, ये सब डिटेल होती है, उनके अमाउंट लिखे होते हैं तो उनके अमाउंट क्रेडिट कर देते सबके नामों से। लेकिन इस सवाल के अंदर हमें इक्विटी पोर्शन दिया गया है, लेकिन असेट पोर्शन का सिर्फ एक गुडविल दी गई है, लेकिन हमें पूरे असेट्स नहीं पता क्या हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ऑल असेट्स लिख देंगे। यहाँ पे हमें असेट्स की डिटेल नहीं दी गई तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे ऑल असेट्स। ऑल असेट्स जो भी अमाउंट होगा, चूँकि असेट्स का नेचर डेबिट होता है, हम क्लोज करने जा रहे हैं तो डेबिट चीज़ को उतने अमाउंट से क्रेडिट कर दो तो ज़ीरो बैलेंस हो जाएगी। ठीक है ना, और उसका जो इफेक्ट चला जाएगा उलट उसमें एक रियलाइजेशन अकाउंट में चला जाएगा। अब असेट्स लेकर कैसे आए, यहाँ पे तो इक्विटी दी भी गई सवाल के अंदर। मैं सवाल दिखाता हूँ आपको। सवाल में हमारे पास दिया गया अथोराइज कैपिटल 10 लाख रुपए का, इसका कैलकुलेशन से कोई वास्ता नहीं है। ठीक है, पेड अप कैपिटल ये शेयर कैपिटल से वास्ता है, शेयर प्रीमियम से वास्ता है, रिटर्न अर्निंग दी गई है, इक्विटी रिजर्व है, बॉन्ड्स पेबिल है, और इस साइड पे अकाउंट्स पेबिल दी है, गुडविल दी गई है 1 लाख रुपए की। हमारे पास अब असेट्स नहीं है तो ये ऑल असेट में कौन सा अमाउंट लिखें, तो मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ। जो हम अगर आप एक चीज़ ज़रूर सवाल के अंदर देंगे, असेट नहीं दिए है तो आपको बैलेंस शीट के अंदर दो साइडें इक्वल होती हैं। एक इक्विटी साइड्स, इक्विटी साइड में आते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ भी आती है, करंट लाइबिलिटीज़ भी आती है। ठीक है, और क्या चीज़ आती है, लॉन्ग लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़ का पोर्शन हो गया। दूसरा इक्विटीज़ के अंदर शेयर कैपिटल हो गया, और उससे जुड़ी हुई तमाम चीज़ें जितनी भी रिटर्न अर्निंग हो, रिजर्व्स हो, जो है वो सारी चीज़ें होती हैं। उस साइड का टोटल कर लें, जितना टोटल इक्विटी साइड का होता है वही टोटल आपका असेट्स का भी होता है। अगर इक्विटी दी असेट नहीं है तो समझ लो जो टोटल आपका इक्विटीज़ का आ रहा है वही इस कंपनी के असेट्स हैं। तो यहाँ हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। हमारे को इक्विटी में दिए शेयर कैपिटल दिया गया है। सवाल अगर है आपके पास तो अभी लग रहे, पेड अप कैपिटल दिया है 4 लाख रुपए जमा करते हैं, कितने का असेट्स हैं, प्लस किया, फिर आपको दिया है शेयर प्रीमियम दिया है 50,000 का, ये भी जमा कर लेते हैं। इक्विटी का टोटल कर रहे हैं वही असेट्स होंगे हमारे, प्लस 50,000। फिर रिटेन अर्निंग दी है आपको 1 लाख रुपए की, ये 1 लाख रिटेन अर्निंग होगी। फिर आपको दिया है कितना, रिजर्व दिए हैं 50,000 रुपये के। फिर आपके पास लाइबिलिटीज है 1 लाख रुपए की, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है। फिर आपके यहाँ शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज यानी अकाउंट पेबल है 60,000 रुपये का, प्लस 60,000। ये आपकी इक्विटी पूरी हो गई। जितनी की इक्विटी होती है कारोबार की उतना ही असेट्स होता है। तो इक्विटी का अमाउंट आ रहा है, दोबारा करता हूँ मैं टोटल, शायद 4 लाख, ज़्यादा सिफर लगा दिया तो मैंने कैलकुलेशन 4 लाख, आप भी देखते रहे अपना करें। 4 लाख का शेयर कैपिटल है, 50,000 प्लस 50,000 का आपको दिया है शेयर प्रीमियम दिया है सवाल में, फिर प्लस 1 लाख रुपए की रिटर्न अर्निंग दी हुई है, 1 2 3 1 लाख रुपए की रिटर्न अर्निंग दी हुई है। फिर 50,000 रुपये के रिजर्व दिए गए हैं सवाल में, फिर प्लस 1 लाख रुपए के बॉन्ड पेबल दिया गया है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है 1 2 3। फिर प्लस शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज दी भी है, अकाउंट पेबल 60,000 रुपये का।
ये आपका इक्विटी साइड का टोटल 7,60,000 का आ गया टोटल। इक्विटी साइड में 60,60,000 का है, तो इसका मतलब असेट भी आपके 7,60,000 के होंगे, क्योंकि जितने की इक्विटी होती है उतना ही असेट साइड में होता है अमाउंट, जब भी हमारी बैलेंस शीट इक्वल होती है। तो हमारे पास यह टोटल असेट आ गया 7,60,000 के। हम लिख देंगे ऑल असेट, डिटेल हमारे पास नहीं है, डिटेल होती तो उनके अमाउंट से लिखते, लेकिन हमने इक्विटी से ले लिया। इस कंपनी के पास जो टोटल असेट थे वो 7,60,000 रुपये के थे। ठीक है स्टूडेंट, मैंने कैलकुलेट करके बता दिया आपको। आप चाहे तो इम्तान में उसको कंपटीशन कर दिएगा, शो कर दिएगा, कंपटीशन फॉर टू ऑल असेट्स, ये हेडिंग लगाइएगा और फिर जमा करते चले जाइएगा। एक साइड लिखिएगा पेड अप कैपिटल 4 लाख रुपये लिख दिएगा, फिर उसके नीचे जमा जमा करिएगा उसमें शेयर प्रीमियम 50,000 रुपये का, फिर उसमें जमा करिएगा रिटर्न अर्निंग 1 लाख रुपये की, फिर उसमें जमा करिएगा रिजर्व 50,000 रुपये के, उसमें जमा करना बॉन्ड पे बिल 1 लाख रुपये का, फिर उसमें जमा करना अकाउंट्स पे बिल 60,000 का, टोटल करना 7,60,000 का टोटल आ जाएगा इक्विटी का। यही आपके असेट्स होंगे। ठीक है, मैंने आसान से बता दिया, वीडियो बढ़ी जाएगी लिखूंगा तो। चलें अब लिखते हैं, इसकी एंट्री पास करते हैं 7,60,000 की। ये टोटल ऑल असेट्स को हमने क्रिएट कर दिया 7,60,000 रुपये से। ठीक है, इसी अमाउंट से क्या हमारा हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कर देंगे 7,60,000 रुपये से, और यह नरेशन कर देंगे टू ट्रांसफ़र ऑल assets into realization ये आपकी नरेशन का मतलब वजाहत होती है। शॉर्ट के अंदर जो आपने एंट्री बनाई है उसकी थोड़ी सी वजाहत करनी होती है, ये मैंने वजाहत लिख दी। ये करना ज़रूरी है अकाउंटेंट को। ठीक है, अब जैसे आपने एसेट्स की एंट्री पास करी, अब लाइबिलिटीज़ की एंट्री पास करेंगे। पेमेंट की लाइबिलिटीज़ की लाइबिलिटी को क्लोज करेंगे। आपके पास अकाउंट्स पेबल है, यहाँ पे लाइबिलिटीज़ में 60,000 रुपये का अकाउंट पेबल है। उसको आपको पता है नॉर्मली अकाउंट पेबल जो है क्रेडिट होता है, जब क्लोज करेंगे तो उलट कर देते हैं और डेबिट कर देंगे। अकाउंट्स पेबल को डेबिट कर देंगे 60,000 रुपये से, और ये 60,000 रुपये कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। रियलाइजेशन अकाउंट जब अकाउंट पेबल डेबिट हुआ है तो लाजमी है कि रियलाइजेशन अकाउंट उसको उलट चलेगा, ये क्रेडिट हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन 60,000 रुपये। आप बिल्कुल इसी सीक्वेंस से एंट्री बनाइएगा, याद हो जाएंगी आपको एंट्री, और इम्तान में आराम सॉल्व कर देंगे। यहाँ भी नरेशन कर दिएगा ब्रैकेट के अंदर, शॉर्ट होती है टू ट्रांसफ़र, या क्लोज भी लिख सकते हैं, टू ट्रांसफ़र अकाउंट पेबल इनटू रियलाइजेशन अकाउंट। ये हमने नरेशन कर दी, 2 एंट्री बन गई। एंट्री नंबर 2 थी ये, बिल्कुल हमने इससे पहले जो सवाल हल करा था 2021 का, यही तरीके से एंट्रियाँ पास की थी, बस वहाँ असेट्स की डिटेल थी, हमने हर असेट्स को नीचे लिखा था, उसके अपने अमाउंट से क्रेडिट किया था। फिर अकाउंट्स पेबल को इसी तरीके करंट लाइबिलिटीज़ को हमने यहाँ पे जो है जितनी करंट लाइबिलिटीज़ ऊपर लिखा, रियलाइजेशन और करंट हो गया। तीसरी एंट्री जो बनेगी आपकी थर्ड एंट्री याद रख लें, रियलाइजेशन परचेज कंसिडरेशन की एंट्री बनाएंगे आप, जो अभी आपने कैलकुलेट करा था तीसरी। अब परचेज कंसिडरेशन अमाउंट आपका मुस्तफक लिमिटेड ने रजा लिमिटेड से वसूल करने, कितने पैसे वसूल करने, वो परचेज कंसिडरेशन में हमने कैलकुलेट किए थे। कितना अमाउंट था ये आपके सामने नजर है, परचेज कंसिडरेशन जो हमने 7,92,000 रुपये वसूल करने हैं, ये अमाउंट लिखेंगे, इसकी एंट्री पास करेंगे। थर्ड लिखेंगे रिसीवेबल फ्रॉम, या तो रजा लिमिटेड लिख देना आप, या परचेजिंग कंपनी, या एब्जॉर्बिंग कंपनी, कोई भी लिख सकते हैं। परचेजिंग भी बोल सकते हैं, एब्जॉर्बिंग बोल सकते हैं, या उसका नाम लिख लें। तो मैं परचेजिंग कंपनी लिख देता हूँ, परचेजिंग कंपनी लिख दिया, या रजा लिमिटेड लिख देते हैं यहाँ पे।
कितने का अकाउंट्स परचेज कंसिडरेशन है 7,92,000, जो मैंने अभी आपको दिखाया था परचेज कंसिडरेशन 7,92,000। और किस में चला जाएगा ये रियलाइजेशन अकाउंट में, रियलाइजेशन इतने अमाउंट से बन जाएगा 7,92,000। और इसकी नरेशन कर देंगे तीसरी एंट्री की, टू रिकॉर्ड, क्या रिकॉर्ड करा आपने परचेज कंसिडरेशन, ये परचेज कंसिडरेशन की एंट्री है, टू रिकॉर्ड परचेज कंसिडरेशन। ठीक है स्टूडेंट, ये भी बन गई। अब चौथी जो एंट्री पास करेंगे, ये जो रिसीवेबल फ्रॉम परचेज है, इसका क्लेम 7,92,000 खत्म हो जाएगा। इसकी जगह पे जो पेमेंट हुई है, शेयर कितने के मिले हैं, कैश कितना मिला है, और बॉन्ड होल्डर को कितना मिला है पैसे, वो डेबिट हो जाएंगे और ये अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, जो हमने अभी ये मिले हैं हमें पैसे, एक तो शेयर्स मिले हमें 6 लाख रुपए के, इसको डेबिट कर देंगे, शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी डेबिट हो जाएगा। कैश 60,000 का मिला है हमें, ये डेबिट हो जाएगा। और बॉन्ड होल्डर्स जो है शेयर्स, ये वो 1,32,000 से डेबिट हो जाएंगे। ठीक है, और फिर क्या क्रेडिट हो जाएगा, रिसीवेबल फ्रॉम परचेजिंग कंपनी 7,92,000 से क्रेडिट हो जाएगा। ये चौथी एंट्री पास करेंगे हम। देखिए स्टूडेंट, 50,000 रुपये के शेयर होल्डर को शेयर्स मिले, 50,000 रुपये के शेयर होल्डर को शेयर मिले, प्लस बॉन्ड होल्डर को कितने शेयर मिले, 11,000 के शेयर मिले। टोटल शेयर कितने चले गए, 61,000 के शेयर्स मिले हैं रजा लिमिटेड से, जो है मुस्तफा लिमिटेड को। तो पर शेयर उसने 10 रुपये का है, लेकिन चार्ज कितने का किया, 12 रुपये से। ज़रब देते हैं 12 से, तो 7,32,000 रुपये। तो हम डेबिट कर देंगे शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी को, डेबिट करें 7,32,000 रुपये के। ठीक है, ये कैलकुलेशन करके मैं बताइए, शेयर्स इन रजा लिमिटेड या परचेजिंग कंपनी कितने शेयर मिले थे हमें, 50,000 रुपये के शेयर होल्डर को शेयर मिले थे, शेयर्स प्लस 11,000 रुपये के बॉन्ड होल्डर को शेयर्स मिले थे, एट द रेट ऑफ रुपये किस रुपये से, 12 रुपये के हिसाब से। तो इनको हमने 61,000 हो गए, 12 तरफ दिया, तो हमारे पास अमाउंट कितना आ गया, 7,32,000। ये हमने डेबिट करा 7,32,000 से, मैंने यहाँ आपको दिखा दिए। और फिर आपको इसके अलावा क्या मिला है, कैश मिला है, 60,000 रुपये का कैश मिला है। सवाल में 60,000 रुपये का कैश मिला है। ये हो गया आपका परचेज कंसिडरेशन की जो अमाउंट आपको बताई थी, जो है 7,92,000 हो गए। दोनों को जमा करो, इन दोनों को जमा करेंगे, 7,32,000 तो ये हो गए, प्लस 60,000 जमा कर लिए, वही 7,92,000 हो गए। रिसीवेबल फ्रॉम क्रेडिट कर देंगे क्योंकि अब पैसे मिल गए। रिसीवेबल फ्रॉम परचेजिंग कंपनी 7 लाख कितने का है, 7,92,000 परचेज कंसिडरेशन के अमाउंट से, 7,92,000 इन दोनों को जमा कर लो तो यही टोटल आ रहा है 7,92,000। तो यह नरेशन कर देंगे, ये कलेक्शन की एंट्री है, टू रिकॉर्ड कलेक्शन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम क्लोज कर देंगे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ हमारे पास जो दी है, बॉन्ड
बॉन्ड पेबल है 1 लाख रुपए के, इसका नेचर होता है क्रेडिट होता है, तो इसको डेबिट कर देंगे। बॉन्ड पेबल इसका खात्मा कर देंगे, डेबिट करके वहाँ क्रेडिट है 1 लाख रुपए थे, यहाँ 1 लाख से हम डेबिट कर देंगे तो जीरो बैलेंस रह जाएगा। और ये किस में चला जाएगा? बॉन्ड होल्डर्स के अंदर, बॉन्ड होल्डर्स में डाल देंगे 1 लाख रुपए का। अगर इसका ऐसा कोई इंटरेस्ट मिलता तो इंटरेस्ट भी बॉन्ड होल्डर में शामिल कर देते, या इंटरेस्ट डेबिट करते। टू ट्रांसफर बॉन्ड पेबल इनटू बॉन्ड होल्डर अकाउंट में हमने ट्रांसफ़र कर दिया। ये 5वीं एंट्री बन गई बॉन्ड की। अब हम इस बॉन्ड होल्डर अकाउंट को जो हमने क्रिएट किया था बॉन्ड पेबल को क्लोज करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए, अब इसको भी ख़त्म कर देंगे। बॉन्ड होल्डर्स अकाउंट को 1 लाख रुपए से डेबिट कर देंगे। ये भी डेबिट हो गया, क्लोज हो जाएगा लायबिलिटी अकाउंट। और क्रेडिट कर देंगे हम, इसको मिल जाएंगे शेयर्स, जो शेयर्स ऊपर हमने रिसीव किए थे शेयर्स इन, तो इसके हिस्से के जो शेयर्स है शेयर्स में डाल देंगे, शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी। इसके 11,000 को 12 से ज़रब देके 1,32,000 के शेयर बने थे, वो शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी। अब ये शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी हम किस तरह करेंगे? ये 11,000 के शेयर्स मिले थे इसको, लेकिन अलाउट कितने से हुए? असल कीमत से 10 रुपये के। परचेज कंसिडरेशन में हमने 11 रुपये से लिए थे, 12 रुपये से लिए थे। यहाँ पे तो हम इस असल प्राइस से लेंगे जो इसको अलाउट हुए हैं 11, वो बनते कितने? 1 लाख रुपये। ठीक है, 11,000 शेयर्स को 12 से ज़रब दिया हमने, कितना अमाउंट बढ़ गया शेयर्स इन? 1,32,000। अब इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है, ये साइड छोटी है तो ये इंटरेस्ट की साइड छोटी है, क्योंकि हमने 1 लाख रुपए तो बॉन्ड होल्डर के पैसे थे, और बाकी जो है 32,000 रुपये के हमें ज़्यादा मिले, वो इंटरेस्ट पे किया है बॉन्ड होल्डर को, जो हमेशा इंटरेस्ट पे किया जाता है, इसलिए बॉन्ड होल्डर इन्वेस्टमेंट करता है। तो ये 32,000 किस चीज़ के थे? डेबिट करेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड, कितने का? 32,000। इस तरह डेबिट, ये हमको तरतीब से पहले यहाँ लिख लेना चाहिए था, बॉन्ड होल्डर 1 लाख रुपए, फिर इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स भी इसके बाद दूसरी लाइन में लिख लेते हैं, एक साथ डेबिट वाली फिगर आई थी, फिर तीसरी लाइन में नीचे लिखते हैं शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी 1,32,000 रुपये। लेकिन हमने फिर भी डेबिट बराबर है और ये भी क्रेडिट बराबर है, लेकिन तरतीब उस तरह होती जो मैंने अभी बताई है। लेकिन फ़िलहाल अब हमने ये भी डेबिट है, ये भी डेबिट है, तो यहाँ लिख देते हैं टू क्लोज बॉन्ड होल्डर्स अकाउंट एंड रिकॉर्ड इंटरेस्ट एक्सपेंस। ये हमने वजात कर दी, नरेशन। ये हमारी छठी एंट्री थी, एंट्री नंबर 6। ठीक है, अब हमारा बॉन्ड होल्डर भी ख़त्म हो चुका। अब हमारे पास सिर्फ एक चीज़ रह गई है, इक्विटी, ऑनर्स इक्विटी रह गई है, उसको भी ख़त्म कर देंगे तो ये कंपनी बिल्कुल ज़ीरो बैलेंस क्लोज हो जाएगी। इक्विटी सेक्शन में जिसमें शेयर कैपिटल है, रिजर्व है, रिटर्न अर्निंग है, अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस है, एक्सपेंस है, इन सबको क्लोज कर देंगे तो हमारा ज़ीरो बैलेंस रह जाएगा। तो चलते हैं इसकी तरफ। अब एंट्री नंबर 7 करेंगे हम। अब देखें सवाल के अंदर उसने आपको एक और चीज़ डी के अंदर कहा है, रजा लिमिटेड पेड दी लिक्विडेशन एक्सपेंस ऑफ 10,000 टू
मुस्तफा लिमिटेड लिया था, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस भी हम रियलाइजेशन अकाउंट के तहत हर एक्सपेंस को वो भी रिकॉर्ड कर देंगे। कितने पैसे मिले हैं? कैश मिला है इसको रज़ा लिमिटेड से मुस्तफ़ा को 10,000 रुपये का मिला है। किस में चला गया? ये किस चीज़ के मिले हैं? लिक्विडेशन एक्सपेंसेस के मिले हैं, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट में चले जाएंगे। हर प्रॉफिट और एक्सपेंस जो है रियलाइजेशन अकाउंट में चले जाता है। 10,000 टू रिकॉर्ड रिसीव ऑफ लिक्विडेशन ठीक है। नंबर 8, एंट्री नंबर 8, में अब ये जो कैश मिला था ये पेमेंट कर दी लिक्विडेशन एक्सपेंस के, तो या तो ये एंट्री जब पेमेंट करेंगे तो ये एंट्री उलट हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कैश क्रेडिट। अब आपको जो मिला था आपने पेमेंट कर दी, जब पेमेंट कर दी तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे, पेमेंट की शक्ल में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 10,000 रुपीज़ है, यानी ये रियलाइजेशन में क्लोज हो रहा है और कैश भी चला गया, क्रेडिट हो जाएगा 10,000 टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ लिक्विडेशन एक्सपेंस। चलें जी, ये सारी एंट्रियां हमने बना दी हैं। अब एक या दो एंट्रियां रह गई हैं। अब हम चलते हैं अपनी इक्विटी साइड पे जो दिया है इंफॉर्मेशन। इक्विटी में आपको क्या क्या दिया हुआ है? नवी एंट्री बना रहे हैं हम, एंट्री नंबर 9, ठीक है। इसमें आपको दिया हुआ है शेयर कैपिटल दिया है जिसको पेड अप कैपिटल बोलते हैं, शेयर प्रीमियम दिया है, रिटर्न अर्निंग दिया है और क्या है, रिजर्व दिया है। इन सब ये सारे के नेचर क्रेडिट में है, ये क्रेडिट अमाउंट है। हम इनको क्लोज करने के लिए क्या कर देंगे, सबको डेबिट में डाल देंगे और इनके सारे टोटल से क्या करें, शेयर होल्डर अकाउंट खोल देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अब करते हैं, ये अमाउंट आपके सामने ये नज़र आ रहा होगा। 4 लाख रुपए का आपका शेयर कैपिटल है, फिर आपका ये 50,000 रुपये का आपका शेयर प्रीमियम है, इतने का 1 लाख रुपये रिटर्न अर्निंग है, फिर रिजर्व है। ये 4 अकाउंट आपने इसकी इन सबको डेबिट कर देना है। शेयर कैपिटल, देखिए वहाँ पर क्रेडिट हुआ हुआ है, तो उसको क्लोज करने के लिए डेबिट कर देंगे। चूँकि कंपनी बिक चुकी है, अब कंपनी का वजूद नहीं है, ख़त्म कर रहे हैं। 4 लाख रुपए से शेयर कैपिटल है जिसको पेड अप कैपिटल लिखा हुआ है वहाँ पर, फिर लिखा हुआ है शेयर प्रीमियम, शेयर प्रीमियम अकाउंट है, कितने का मिला हुआ है, 50,000 रुपये का है। ये वहाँ क्रेडिट है तो ये हम डेबिट कर दिया क्लोज करने के लिए। फिर रिटर्न अर्निंग वहाँ पर क्रेडिट है तो यहाँ हमने डेबिट कर दिया क्लोज करने के लिए, रिटर्न अर्निंग्स कितने की है, 1 लाख रुपए की है। फिर आखिर में दिया गया रिजर्व, रिजर्व दिया हुआ कितने का, 50,000 रुपये का, ठीक है। इन सबको कहाँ डाल देंगे, शेयर होल्डर अकाउंट में, शेयर होल्डर्स अकाउंट। ये एंट्री के अंदर हमने क्या करा, आखिरी एंट्री पास की, जितने भी आपकी इक्विटी अकाउंट दिए गए, शेयर कैपिटल में सवाल में दिया गया है, शेयर प्रीमियम दिया गया है 4 लाख रुपए से, 50,000 से, रिटर्न अर्निंग 1 लाख रुपए से, रिजर्व 50,000 रुपये से, इन सब को हमने क्या करा,
उतने ही अकाउंट से वो क्रेडिट थे बैलेंस, तो हमने उनका उलट कर दिया क्लोज करने के लिए। सवाल में ये क्रेडिट है तो हमने इसको डेबिट कर दिया क्लोज करने के लिए। एक लाइन यहाँ के बाद एक लाइन छोड़ के हमने शेयर होल्डर इक्विटी हमारे पास थी 6 लाख रुपए के शेयर्स के थे और 60,000 रुपये कैश के थे। 6,60,000 की शेयर होल्डर इक्विटी थी, वो हमने क्रेडिट की थी। तो पता चला इन चारों फिगर का हमने टोटल किया 6 लाख आ रहा था, यहाँ 6,60,000 आया था। डिफरेंस निकाला इन दोनों की में 60,000 का आया, तो वो रियलाइजेशन अकाउंट में डाल दिया, बैलेंसिंग फिगर हो गई इन दोनों की। तो इस तरह इसकी नरेशन करी हमने, टू ट्रांसफ़र ओनर्स इक्विटी इनटू शेयर होल्डर अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारी अब आखिरी हम इस शेयर होल्डर अकाउंट को हमने क्लोज करना है। अब आखिरी 10वें नंबर की एंट्री पास कर रहे हैं हम, एंट्री नंबर 10। अब शेयर होल्डर अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। शेयर होल्डर जो हमने 9वीं एंट्री में किया था 6,60,000 रुपये से, ये ज़ीरो बैलेंस हो गया जो पीछे क्रेडिट हुआ है। अब यहाँ हमें कितने शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी, इस अकाउंट को भी क्लोज कर देंगे। कितने ये थे? 6 लाख रुपए के थे। ये शुरू में हमने डेबिट किया था इसको, तीसरी एंट्री में जब परचेज कंसिडरेशन रिकॉर्ड कर रहे थे, अब हमने इसको 6 लाख को क्रेडिट कर दिया। कैश भी हमने डेबिट किया था चौथी एंट्री में। तीसरी एंट्री में कैश को अब हमने क्रेडिट कर दिया 60,000 रुपये से। ये 6,60,000 का चला गया पूरा, हर अकाउंट क्लोज हो गया, कोई अकाउंट नहीं बाकी है। मुस्तफ़ा लिमिटेड का हमने बिल्कुल तरीके के मुताबिक क्लोज कर दिया है, जीरो बैलेंस हो चुका है। टू क्लोज शेयर होल्डर्स अकाउंट, ये कंपनी जो है मुस्तफ़ा लिमिटेड क्लोज हो गई, बंद हो गई, तमाम एंट्रीज की हो गई हैं। अब हमसे कहा गया है एक और बुक बनाने की एंट्री के लिए। रज़ा लिमिटेड बुक में 2 एंट्रियाँ पास करनी है, वो पास कर देते हैं हम यहाँ। सवाल में जो कहा गया है बी वाली बुक, आंसर दे रहे हैं हम। आंसर रिक्वायरमेंट नंबर 2 का आंसर है बी पार्ट। ये जो एंट्री हमने अभी करी है मुस्तफा की, ये आंसर था। ये आंसर किस वाले का था? ये हमारा आंसर था, ये आंसर था 2 पार्ट के ए पार्ट का। ठीक है, और ये जो आंसर हमारे पास करेंगे हम, बी पार्ट है जो रज़ा लिमिटेड कंपनी में एंट्री पास होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले नाम लिखेंगे, मैसर्स रज़ा लिमिटेड। किसके लिए बना रहे हैं? रज़ा लिमिटेड के लिए। फॉर होम। दूसरा सवाल था व्हाट, क्या कर रहे हैं? जनरल एंट्री पास कर रहे हैं रज़ा लिमिटेड बुक में। तीसरा अकाउंट है वैन कब बना रहा है? एज ऑन, जिस तारीख को परचेज करिए इसको वो। फिर आपका ये जर्नल आपका बना हुआ ही है जर्नल, इसकी पहली एंट्री पास कर देंगे हम। ये बना हुआ है, डेबिट है, ये क्रेडिट है, ये पोस्ट रेफरेंस है, ये पर्टिकुलर्स है, और ये डेट है। जर्नल आपका बन गया रज़ा लिमिटेड का। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जर्नल बन गया आपका। अब पहली एंट्री जो बनेगी रज़ा लिमिटेड के अंदर, क्या बनेगी? असेट्स जितने भी आ रहे हैं इसके पास, और असेट जितने भी आए। चलें एंट्री पास करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल, यहाँ पे लिस्ट नहीं है इसलिए हम टोटल असेट लिख दें। टोटल असेट्स इनके पास, ये अदर असेट भी लिख सकते हैं, टोटल असेट लिख दिया हमने। टोटल असेट्स हमारे पास इसके पास कितने के आए थे? वहाँ पे हमने जितने का परचेज कंसिडरेशन बना था 7 लाख, आपको याद होगा 7,60,000 रुपये का बना था। पीछे देख लीजिएगा, 7,60,000 का परचेज कंसिडरेशन जिससे बना था 7,60,000 नहीं, ये था टोटल असेट जो अभी हमने करे थे। यहाँ पे जो रिकॉर्ड की थी एंट्री 7 लाख से नहीं, ये थे। और असेट जो लिखा था 7,60,000 रुपये के।
ये रहे, ये यहाँ से क्लोज हो गए एसेट्स, वहाँ ट्रांसफर होगा रजा लिमिटेड का। ये जो यहाँ क्रेडिट हुए हैं, अब ये रजा लिमिटेड का चलेगा तो वहाँ रिकॉर्ड हो जाएंगे डेबिट में 7,60,000 रुपये। ये 7,60,000 रुपये रजा लिमिटेड के रिकॉर्ड हो गए। ठीक है, इसके बाद क्या रिकॉर्ड हो जाएगा? इसके बाद अब सवाल के अंदर आप देखेंगे, सवाल में एक चीज़ रह गई है हमारे पास, गुडविल दी हुई है सवाल में। कार्ड में 1,00,000 रुपए की गुडविल दी हुई है, गुडविल भी लिख देंगे। रजल में गुडविल एक तो 1,00,000 रुपए की ये है गुडविल, प्लस अब इसमें डिफरेंस अमाउंट देखेंगे अकाउंट्स पेबिल। अगर यहाँ से दोनों में क्रेडिट और डेबिट में फ़र्क हो रहा होगा तो वो इसमें जमा हो जाएगी, गुडविल के अंदर आएगा। अकाउंट्स पेबिल कितना था, इधर आ गया ट्रांसफर हो गया 60,000 रुपये का, ये क्रेडिट में आ गई 60,000 रुपये की, रजा लिमिटेड ने ले ली थी, मुस्तफा लिमिटेड की लायबिलिटी ये हो गई। अब पेबिल टू कितना देना, ये परचेज कंसिडरेशन अमाउंट आएगा, पेबिल टू मुस्तफ़ा लिमिटेड कितना है, 7,92,000 था। कितना परचेज कंसिडरेशन बना था हमारा, 7 लाख, चेक करते हैं कितने का बना था, 7,92,000 का परचेज कंसिडरेशन जो पेमेंट करनी थी, 7,92,000। तो नज़र नहीं आ रहा था आपको, मैंने अब दोबारा इसको सेट करा है। देखें, सबसे पहले जब हम एंट्री पास करेंगे, पहली एंट्री हमारे पास असेट की डिटेल नहीं है, इसलिए हम टोटल असेट लिख सकते हैं या अदर असेट लिख सकते हैं। यहाँ पे टोटल असेट लिखा, और ये 7,60,000 रुपये के टोटल असेट जब हमने क्लोजिंग करी थी, पहली एंट्री पास करी थी, तो वहाँ 7,60,000 रुपये के नाम से ऑल असेट लिखा था हमने, मुस्तफा कंपनी के जो क्रेडिट किए थे असेट्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये डेबिट हो जाएंगे 7,60,000 के। इसके बाद सवाल में जो है गुडविल भी दी गई थी 1,00,000 रुपये की, तो हमने एक ब्रैकेट में लिया 1,00,000 रुपये गुडविल है। अब ये डेबिट और क्रेडिट में जो फ़र्क आएगा वो भी गुडविल होगा यहाँ पे। फिर अकाउंट्स पेबिल रजा लिमिटेड ने ले लिया था 60,000 रुपये का, वो हमने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया 60,000 का, रजा लिमिटेड के पास आ गया मुस्तफा का अकाउंट पेबिल। इतने पे करने मुस्तफा लिमिटेड को 7,92,000, कितने अमाउंट बनता है चेक करें, ये 7,92,000 प्लस 60,000, क्रेडिट साइड बन रही है 8,52,000 रुपये की, क्रेडिट साइड बन रही है हमारी 8,52,000 रुपये की, तो डेबिट भी 8,52,000 होनी चाहिए। तो अभी हमारे पास डेबिट में कितना है 7,60,000, तो ये है असेट्स के 1,00,000 रुपये, गुडविल के हो गए 8,60,000 रुपये, 8,60,000 रुपये। पेबल टू मुस्तफा 7 लाख परचेज कंसिडरेशन से ये कर दिया है। शेयर दे दिए 6 लाख रुपए के, कैश है 60,000 का। देखें, पेबल टू मुस्तफा लिमिटेड 7,92,000 रुपये जो कि लिखा हुआ है, इसको क्लियर कर दिया। अब इन्होंने शेयर दिए हैं 50,000 शेयर दिए हैं किसको, शेयर होल्डर को, पर शेयर 10 रुपये का है, और 11,000 शेयर दिए हैं बॉन्ड होल्डर को। टोटल शेयर कितने हो गए 61,000 रुपये के शेयर हो गए, और अलाट करें कितने 10 रुपये असल वैल्यू शेयर की, तो ये हो गया 6,10,000 के ये शेयर्स हो गए। 60,000 रुपये का इन्होंने जो है कैश दिया है, और बचा कितना 22,000 का शेयर प्रीमियम हो गया। 22,000 कितना शेयर प्रीमियम हो गया, 61,000 50,000 रुपये शेयर पे 2 रुपये से करा, 1,00,000 रुपये का हो गया। ये शेयर प्रीमियम इनके पास आ गया 22,000 रुपये का, 1,22,000 का आ गया। कैसे आ गया, देखो 1,22,000 का मैं यहाँ कैलकुलेशन कर देता हूँ आपको। 50,000 शेयर्स शेयर होल्डर को दिए गए, प्लस कितने दिए 11,000 बॉन्ड होल्डर को दिए गए। टोटल शेयर कितना होगा 61,000 रुपये का। लेकिन अलाट ये इनको दिए कितने से 12 रुपये पे 2 रुपये इनसे प्रीमियम लिया, 3 सिफर हो गए, 2 हो गया, 6 दूनी 12, 1,22,000, ये 1,22,000 की फिगर आ गई। ठीक है, यहाँ 1,22,000 के
इधर दे दिए शेयर प्रीमियम कर दिया इन्होंने, ये लिखा शेयर प्रीमियम, शेयर प्रीमियम। 50,000 शेयर होल्डर को जो शेयर दिए थे उस पर 2 रुपये के हिसाब से आपको 1 लाख बन गया। 11,000 शेयर्स जो बॉन्ड होल्डर को दिए 2 रुपये ज़रब दिए तो 22,000 बन गए। 1,22,000 को जमा करा तो 1 लाख और प्लस 22,000 जमा करा 1,22,000, या इस तरह कर लें, दोनों शेयर को जमा कर 61,000 हो गए। ज़रब 2 रुपये इजाफी लिए उन्होंने प्रीमियम ऑफ शेयर के, उससे ज़रब दिया तो 1,22,000 हो गए। तो ये शेयर प्रीमियम में डाल दिया 1,22,000 रुपये। तो स्टूडेंट्स ये हमारी जो है दोनों एंट्री बन गई हैं रज़ा लिमिटेड की, ठीक है। टू रिकॉर्ड पेमेंट, ये इन्होंने पेमेंट रिकॉर्ड करी है। टू मुस्तफ़ा, ये हमारा पूरा 100% सवाल हल हो गया है पूरे 20 नंबर्स का। अगर आपने इसी तरीके से करा तो पूरे नंबर आपको मिलेंगे। तो स्टूडेंट चलते हुए हम आपको कह रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये हमने नया चैनल स्टार्ट किया है, इसके अंदर हम मैनेजमेंट के सवाल भी करेंगे, जैसे इम्तिहान की अभी डेट आती जा रही है, इसके अंदर हम ऑडिटिंग के भी करेंगे, मार्केटिंग भी करेंगे, इसके अंदर हम इंट्रोडक्शन टू बिजनेस भी करेंगे और कॉस्ट अकाउंटिंग के सवाल भी करेंगे। एडवांस के आपके सामने कर ही रहे हैं। अब इसमें कल का दिन और है, उसके बाद परसों का पेपर है ही इसका 11 तारीख को। जितने सवाल हो सकेंगे अभी हम करेंगे, बाकी आइंदा दिनों में तो हम पूरे पेपर हल कर देंगे इस चैनल के ऊपर। तो ये हमारा चैनल है सर अकील एजुकेशन के नाम से। आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे दूसरे लोगों को भी शेयर करें ताकि हमारा ये चैनल चले। हम आपके लिए ये खिदमत करते रहेंगे ताकि आप आसानी के साथ जो है अपनी तैयारी कर सकें, किसी ट्यूशन सेंटर जाने की ज़रूरत ना पड़े आपको। तो मैंने बड़ी डिटेल से आपके सामने ये सॉल्व करा है। तो इसको आज के लिए इतना ही है। अभी नेक्स्ट सवाल देखते हैं कौन सा। अब हम जाएंगे कैश फ्लो की तरफ देखते हैं या फिर इंस्टॉलमेंट सेल को देखते हैं। बीकॉम के अंदर ये सवाल बहुत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा हम करने जा रहे हैं।